अरे भैया क्या हुआ? अबे यार, लड़की के पापा पीछे पड़े हुए हैं। मिलने क्या हुआ था? अरे प्लानिंग नहीं करी होगी आपने पक्का। अरे यार, यही तो भूल गया। चल ऐसा करते हैं, पहले प्लानिंग ही करते हैं। तो भाई, हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्लानिंग। ये हमारा पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और सबसे इजी और सबसे प्यारा चैप्टर है। जैसे मैंने प्लानिंग नहीं करी, फिर भागना पड़ रहा है ना मुझे उसके पापा से। तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा भाई अपने पेपर में देख के कि भाई भैया ने ये तो कराया नहीं, क्योंकि मैं सारे बैकअप प्लान लेके चलूंगा। अपने लिए नहीं ले पा रहा ना, तुम्हारे लिए लेके चलूंगा और साथ में तुम्हें करवाऊंगा क्या? प्लानिंग। चलो स्टार्ट करते हैं साथ में। सबसे पहले भाई मैं बता दूं, हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्लानिंग। 2024-25 में भाई 4 से 5 नंबर का आने वाला है। वेटेज मैंने लिख दिया 4 से 5 नंबर की। 1 नंबर का एमसीक्यू हो सकता है कि केस स्टडी बने और हो सकता है ना भी बने, क्योंकि केस स्टडी के लिए बहुत से टॉपिक है, लेकिन इस चैप्टर से पिछली साल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंस का। ठीक है, तो आपकी किस्मत है और किस्मत साथ रही तो भाई 100 में से 100 भी हमारी मार्कशीट में आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं इसको और खत्म करके दिखाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्लानिंग। भाई प्लानिंग होता क्या है? जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, आज आप अगर उनकी बात करोगे ना, तो उनके जो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं ना, वो उन्होंने कैसे पूरे किए हैं? सिर्फ प्लानिंग करके। वो पहले से ये चीज सोच लेते हैं कि हमें अपनी सेल्स कितनी बढ़ानी है, हमें अपना प्रॉफिट कैसे अचीव करना है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। ठीक है, तो ये चीजें पहले से ही सोच ली जाती है। और जब हम पहले से ही कुछ चीज सोच के बैठे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। तो भाई प्लानिंग करो, स्ट्रेटजीज बनाओ और तभी पढ़ने बैठो। ठीक है, पढ़ने बैठोगे अगर प्लान्स के अकॉर्डिंग और उस पर वर्क करते रहोगे, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जून में देखना भाई तुम्हारी मार्कशीट ऐसी आएगी कि उसके बाद ना पूरी लाइफ टाइम मजे ही मजे है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट में प्लानिंग। भाई प्लानिंग स्टार्ट करते हैं साथ में। और प्लानिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमें बेसिकली ये क्या बताता है? ये एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन होता है। और सिंपल वर्ड में बोलूं, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। जैसे मैं देखूं, ये भाई पिंकी है जिससे मिलने गया हुआ था। ठीक है, और ये मैं हूं। ठीक है, मैं देखा हम लोग ना घूमने वाले जाने वाले थे। कहां पे? लाल किला जा रहे थे हम लोग। लाल किला क्यों जा रहे थे वो नहीं बताऊंगा, लेकिन जा रहे थे। तो बेसिकली ना हम घूमने जाने वाले थे, हम दोनों मिलके। तो हमारा प्लान था कि हम जाएंगे, लेकिन ना वो प्लान कब बना? जब मैं उससे मिल गया तब मैंने बनाया। तो अगर मैं पहले से बना लेता कि भाई ऐसा होगा, इतने घंटे के लिए मिलेंगे, उसके बाद हमें जाना भी है, तो बोल के आई हो। ठीक है, अब भाई मैंने जब पहले से कुछ करा ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली अगर मेरी डेस्टिनेशन लाल किला थी, तो ये जो हमें पहुंचना था ना यहाँ तक, ये एक तरीके का ब्रिज है। और प्लानिंग क्या करेगा? प्लानिंग इसी ब्रिज को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, जहां हम हैं और वहां हमें पहुंचना है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कंपनी का भी एग्जांपल लें। अगर कंपनी आज के टाइम में 30 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, और उसे अगले महीने यही प्रोडक्शन 500 यूनिट का करना है पर डे, तो वो अभी कहां है? ठीक है, तो वेयर वी आर, तो अभी वो किस पे है? 30 पे, लेकिन पहुंचना किस पे है? 1000 पे। वेयर वी वांट टू गो, तो इसके बीच का जो ब्रिज है वो कौन कवर करवाएगा? प्लानिंग करवाएगा। क्लियर? तो इसमें कौन कौन से स्टेप आएंगे हमारे पास? व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन और फॉर whom इट शुड बी डन। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है? प्लानिंग का पार्ट होती है। और ये चीजें क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। इन्हीं का यूज करो, जब भी आ जाए इन्हीं को लगा दो भाई, मार्क्स लेके आ जाओ। क्लियर? अब हमारे पास इसका दूसरा टॉपिक क्या आता है? फीचर, नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। इसमें से कोई भी 5 याद करना, कोई भी 5। ठीक है, 5 क्या, 2-3 भी वैसे चल जाते काम, क्योंकि पेपर की स्टडी में आ जाता है। पहला है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैनेजमेंट की डिफाइन तुम लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, अगर तुम पहले चैप्टर की वीडियो देख के आ रहे हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। प्लानिंग क्या? एक प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? जस्ट स्टार्टिंग का फंक्शन है प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन की स्टार्टिंग ही प्लानिंग है। ठीक है, अगर आप किसी चीज की प्लानिंग नहीं करते हो, ठीक है, तो आप कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप पहले क्या करते हो? आप पहले प्लानिंग करते हो हर चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोला जाता है? प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले जिस चीज का मैनेजमेंट करना है उसकी प्लानिंग तो कर लो कि करना क्या है हमें। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है? ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग करी ही किसी गोल को ध्यान में रखते हुए करी जाती है। अगर आप प्लानिंग करी आपने और आपका कोई गोल ही नहीं है, तो आप पहुंचना कहां चाहते हो ये भी तो नहीं पता हमें। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग क्या करता है?
कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव की तरफ, कि आप जब प्लानिंग करोगे तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा और धीरे धीरे हर स्टेप को अगर एक एक करके करते जाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। फिलहाल प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव वर्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है। परवेसिव क्या है? परवेसिव मेरी तरह है हर जगह, ठीक है। जैसे मैं हर जगह होता हूं वैसे ही परवेसिव भी है कि प्लानिंग की जरूरत आपको टॉप पे हो, मिडल पे हो या लोअर लेवल पे हो, तीनों मैनेजमेंट में पड़ेगी, तीनों के मैनेजर्स को पड़ेगी और हर लेवल पे पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या है? परवेसिव है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल है और हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह इसका यूज होता ही होता है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक चीजों के लिए करी जाती है। अगर मैं घर से सोच के निकलता ना कि लाल किला जाना ही है, बता के निकलता, तो भाई पहुंच गया होता है, एक दो चांटे नहीं पड़ रहे होते मेरे और भाग के नहीं आ रहा होता यहाँ पे। तो बेसिकली देखा जाए प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए की जाती है कि आज हम कहां पे हैं और हमें कल को कहां पहुंचना है। तो आने वाला कल मेरे लिए क्या होगा? फ्यूचरिस्टिक ही तो होगा। तो मैं इसमें क्या देखता हूं? फॉरवर्ड लुकिंग करता हूं कि मैं आगे की तरफ, आगे की सोचूंगा सबसे पहले। क्लियर? तो कंपनीज भी क्या करती है, प्लानिंग करते करते ही क्या कर रही है, आगे की सोच रही है कि हमें अगर फ्यूचर में कुछ अचीव करना है ना, तो आज से उसकी प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। मैनेजर का काम ही होता है आज के टाइम पे फ्यूचर की सोचना, ठीक है। कंपनी आज तो ऐसी है लेकिन इसको वहां कैसे लेके जाऊंगा मैं। उसके बाद है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग कभी रुकती नहीं है, ठीक है। आपने एक गोल अचीव कर लिया तो आप प्लानिंग करते ही रहते हो और आपके जो प्लान्स बने हुए हैं उसमें धीरे धीरे जो भी चेंजेस की जरूरत है वो आप कंटिन्यू रखते हो, ठीक है। जैसी जैसी परफॉर्मेंस आपकी होती जाती है तो आप प्लान में थोड़े थोड़े चेंजेस लाते जाते हो। या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा वैसे वैसे आपके प्लान्स में भी क्या आएगा, चेंज आता रहेगा। क्लियर? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करती है। इसमें क्या है, जब आपने प्लानिंग कर ली है, आपके पास मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं हर चीज के, आप सबको क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो। तो बेसिकली इसमें इवेल्युएशन होता है रिसोर्सेज का, इवेल्युएशन ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। तो आपने मार्केट में जितने रिसोर्सेज हैं सबको एक एक करके इवेल्युएट कर लिया। अगर वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो आपने उनको चुन लिया, ठीक है। जो आपके लिए सबसे बेटर है उनको आपने चुन लिया। क्लियर है ये चीज? और अगर आपके लिए कोई भी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होगा, मार्केट में कोई चॉइस ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्लानिंग करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग सिर्फ तभी काम करता है जब मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं और उसमें से बेस्ट आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। सिर्फ किससे? डिसीजन लेके। क्लियर? अब आता है प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज कैसे? क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग से करी जाती हैं। सिर्फ आप दिमाग में प्लान बनाते हो। मैं भी तो दिमाग में ही प्लान बना के जाता, अगर मैंने दिमाग में नहीं बनाया था तभी तो एक चाटा खा के आया हूं, ठीक है। तो तुम लोग भाई पेपर में बैठने से पहले 22 तारीख को पूरी प्लानिंग कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। प्लानिंग हो जाएगी तो आप मार्क्स भी बहुत अच्छे से अचीव कर लोगे। इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो मेंटली अपने आप को क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा जोर डालना है और दिमाग पे, मतलब इतना अपने दिमाग को वो कर देना कि केस स्टडी सामने हो, कंसेप्ट मेरे दिमाग में चल रहे हो और आंसर सामने दिख जाए। क्लियर? तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। और यहां पे हो गए हमारे प्री प्लानिंग क्या है, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, ठीक है। अब चलते हैं उसके इंपॉर्टेंस की तरफ। क्लियर? तो भाई अब हमारे पास आ रहा है एक टॉपिक, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी। सारे टॉपिक ईजी हैं, ये भी ईजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख दो जो भी लेके आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास है इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? पहला है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। प्लानिंग क्या है ना, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे जितने भी इंप्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स किस डायरेक्शन में जाने चाहिए, ये प्लानिंग के थ्रू पता लग जाता है। क्योंकि प्लानिंग उनको पहले से बता देता है कि व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, ठीक है, कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। अगर आपको पहले से पता हो किसी कंपनी में जाके कि आपका काम क्या है और उस काम को करना कैसे है, तो ये तो सब कुछ किसकी वजह से पता लग रहा है, ये आपको टॉप लेवल की प्लानिंग की वजह से ही तो पता लग रहा है। उन्होंने प्लान कर रखा था ना कि कोई भी नया बंदा आएगा तो उसका ये काम है और ऐसे करना है, ठीक है। तो प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी, अनचाही आपकी। तो बेसिकली प्लानिंग क्या करता है, इन अनसर्टेनिटीज को बहुत कम कर देता है। इसकी जो रिस्क होती है इसको बहुत कम करता है, क्योंकि प्लानिंग में ना एडवांस में सोचा जाता है। और जो प्लानर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए गोल बनाते हैं।
तो फ्यूचर के लिए ना वो पहले से अनसर्टेनिटीज को सोच के चलते हैं और एज्यूम करके चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इससे बचना कैसे। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसमें अजम्पशंस बना रहे हो। ठीक है, आप अगर पहले से एज्यूम करके चलोगे कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है और इसके लिए वापस से अगर हमें प्लान पे आना है अपने बिना उसको खराब किए, तो हमें ये भी बनाना चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग क्या कर रहा है, आपकी जो रिस्क है अनसर्टेनिटीज की जिसकी वजह से आपका प्लान खराब हो सकता है, उसके लिए पहले से अजम्पशन बना के उसके लिए जो सॉल्यूशन या मेजर्स होंगे उनको पहले से प्लान में इन्वॉल्व कर लेता है। क्लियर, इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर आपको कंपनी में पता था कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है, सबको अपना अपना काम पता है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि एक बंदा ए और दूसरा बंदा बी दोनों को सेम जॉब मिले, सेम टाइम पे काम करना है, ठीक है, सेम जगह पे बैठ के काम करना है, तो ये तो ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, कि दोनों को सेम काम मिल गया, दोनों की डेजिग्नेशन भी सेम है, रूम भी सेम है, ठीक है, और काम भी एक जैसा कर रहे हैं, बल्कि जरूरत सिर्फ एक बंदे की है। तो यही तो ओवरलैपिंग होती है। और ये ओवरलैपिंग कब होती है, जब आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होती। तो आप क्या करोगे, प्लानिंग क्या करता है, इसी ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज को खत्म करता है। ठीक है, वो सबको इन एडवांस में बता के चलता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, जिससे कि हमारा वेस्टफुल कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए एक्टिविटीज की। फिर है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव आइडिया की अगर मैं बात करूं ना, तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें लगता है दिमाग। ठीक है, अब अगर इसमें दिमाग लग रहा है तो आपको इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। मैनेजर क्या करता है, इसी प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करके जितनी भी सिचुएशन है बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो बेसिकली प्लानिंग क्या कर रही है, क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है। ठीक है, इसमें दिमाग का सारा काम लगता है, तो अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू, ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, प्लान में ये चीजें इन्वॉल्व करी जाती हैं, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है, और देखा जाए हमारी प्रॉब्लम को कैसे कैसे और नए तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, उन सबको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो प्लानिंग क्या है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। प्लानिंग क्या कर रहा है, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, प्लानिंग की वजह से आप फास्ट डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको पहले से आपका प्लान तो पता ही है। ठीक है, पहले से सब कुछ पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन इसके बारे में बताएगा, सब कुछ आपके ब्लूप्रिंट में लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि ये माइंड से बनाई हुई चीज है, आप इसको पेपर पे उतार सकते हो। पेपर पे सब कुछ आपका प्लान लिखा है, यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप प्लान में देखो और तुरंत आप उसका डिसीजन ले लो। तो प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है फास्ट डिसीजन मेकिंग को। उसके बाद प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। अब अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं तो मान लो एक पिंकी लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, पिंकी लिमिटेड कंपनी है, उसने टारगेट रखा 100 यूनिट का। ठीक है, और उसके बाद एक मियां लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, हाँ, मियां के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसकी भी कोई कंपनी है, तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ 80 यूनिट अचीव किया, बल्कि उन्होंने टारगेट कितना रखा था, पिंकी वालों ने टारगेट रखा कि 100 यूनिट सबको बनानी है। अब इसको बोलते हैं कि ये मियां नाम की एक एम्प्लॉय है, उसने सिर्फ 80 यूनिट अचीव किया। तो आप ये देखोगे कि अगर 100 यूनिट का टारगेट आपने बना रखा है, 80 यूनिट ये बना रही है, तो आप कह सकते हो कि आपने टारगेट अचीव किया? नहीं कह सकते। ये आप कैसे कह पाए कि आपने नहीं कह सकते, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड मेजर बनाया था, आपने एक स्टैंडर्ड सेट करा था। किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जिससे कि हम एक्चुअल आउटपुट को प्लान्ड आउटपुट के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल आउटपुट है जो आपने बनाया। ये प्लान था कि 100 यूनिट बनानी है, तो इसको जब मैं मैच करूंगा तभी तो मुझे पता लगेगा कि मेरी गलती क्या है। ये जो गलती होती है इसे डेविएशन बोला जाता है। ठीक है, ये हम कंट्रोलिंग के चैप्टर में करेंगे। तो अभी मैं एक्चुअल को प्लान के साथ मैच कर रहा हूं, मुझे डेविएशन दिख रही है कितने की, 20 की, तो मैं अब नेसेसरी मेजर लूंगा इन 20 यूनिट को इसमें ऐड करके कैसे भी 100 बनाने के लिए। अब अगर मान लो ये 100 है ही नहीं, कोई मेजर नहीं है, ठीक है, अब आप बताओ, आप इसमें 80 बनाए तो आप इसको कैसे भी करके कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बेसिकली प्लानिंग क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। आप पहले से एक प्लान सेट कर लेते हो, उसके हिसाब से काम करते हो, और जहां पे होते हो उसको पीछे मुड़ के चेक करते हो, क्या हम सही चल रहे, नहीं चल रहे, और जो दिक्कत आ रही है उसको ठीक कैसे करना है। तो कंट्रोलिंग के लिए भाई आपको एक स्टैंडर्ड जरूर सेट करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंस और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, लिमिटेशंस पे। अब आ गए भाई लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पे। ठीक है, कि इसमें कुछ खामियां भी हैं। आप जब प्लानिंग करते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप भाई अपने गोल पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। ठीक है, जैसे आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है कि ऐसे ऐसे करके इन सब्जेक्ट को करना है और मार्क्स को अचीव कर लेना है। ठीक है, तो भाई मैं आपको अभी से सतर्क कर रहा हूं, उस प्लानिंग की, उस स्ट्रेटेजी की लिमिटेशंस देखो कि कहां कहां पर ऐसा कुछ होगा जिससे कि आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे।
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों प्लानिंग में लिमिटेशंस हैं और क्या क्या है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। आपकी जो प्लानिंग है ना वो चीजों को रिजिड बना देती है। रिजिड का मतलब क्या है ना, आपने प्लानिंग करते टाइम कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स बनाए होंगे, ठीक है, पहले से कुछ सोच समझ के गोल्स बनाए होंगे, लेकिन अब देखा जाए जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं ना, ठीक है, आपके जो चेंजेस आए हैं एनवायरमेंट में, उसकी वजह से ना वो अब वर्क ही नहीं कर रहा और उसको ठीक कर पाना अब आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपके प्री डिटरमाइंड गोल्स, ये क्या कहते हैं, आपके जो प्लान्स है वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके चीजें प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो उसमें बदलाव ला पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप चीजों में बदलाव लाओगे ही नहीं तो आपके जो प्लान्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग बेसिकली क्या कर रही है, रिजिडिटी को बढ़ावा दे रही है। अगर प्लान रिजिड रहेगा जिसको चेंज नहीं किया जा सकता तो फिर वो प्लानिंग काम की ही नहीं है आपके, क्योंकि अगर वो प्लानिंग नहीं बदली गई तो और आपको दिक्कत आती रही तो फिर तो पूरा प्लान ही खराब हो जाना है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी प्लानिंग क्या होती है, कई बार रिजिड होती है जिसको बदला नहीं जा सकता। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो काफी डायनेमिक है, मतलब वो बार बार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। कौन कौन से इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल ले लो, लीगल ले लो, टेक्नोलॉजिकल हो रहे हैं, ठीक है, पलक झपकते ही बदल जाते हैं। ठीक है, तो चीजें अगर इतनी ज्यादा बदलेंगी और उसी के हिसाब से हमारे प्लान में भी हमें क्या करने पड़ेंगे, बदलाव लाने पड़ेंगे, तो क्या होता है, फिर गारंटी तो बिल्कुल नहीं रह जाती कि आपका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में आपने जो प्लान बनाया है, ठीक है, वो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। क्लियर। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब देखा जाए जब आपने प्लान बना लिया, अपने सारे एम्प्लॉयज को बता दिया, तो उन्होंने बांध ली भाई आंखों पे एक पट्टी, ठीक है, और वो सिर्फ क्या करेंगे, वो सिर्फ उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे जो आपने उनको बताया। ठीक है, कि ये काम, ये बंदा ये काम करेगा, यहां बैठेगा, ये सामान यहां रखा रहेगा, तो उनको पता है ना कि ऐसे ऐसे काम करना है, मतलब उनकी क्रिएटिविटी वहीं खत्म। अब वो ना आपको सजेशन देने वाले हैं ना एडवाइस देने वाले हैं, तो बेसिकली वो क्या बन गए, आपके ब्लाइंड फॉलोअर बन गए कि जो बोला है पपेट की तरह सिर्फ वही करना है और कुछ नया करना ही नहीं है। तो बेसिकली उनकी क्रिएटिविटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। क्लियर। तो ये प्लानिंग क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है क्रिएटिविटी को। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। जब आप प्लानिंग करते हो ना तो हर बंदा जो डेस्क का बैठा होता है मीटिंग रूम में, वो सारे अपनी फील्ड के क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। तो इन प्रोफेशनल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर एक बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है और आपको अगर टाइम दे रहा है तो आपको उन्हें मोटी रकम भी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो आया है, अपना टाइम दे रहा है, आपका प्लान बना रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या इन्वॉल्व होगी, आपकी ह्यूज कॉस्ट। क्लियर। इसके बाद आता है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो देखा जाए भाई, अगर प्लानिंग कर रहे हो तो भाई इसमें टाइम तो लगना ही लगना है, क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो ना तो आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव मिलते हैं। उन सारे अल्टरनेटिव को एक एक करके इवेल्युएट करना और उसमें से एक बेस्ट वन को चूज करना बहुत लंबा प्रोसेस है। टाइम लगता है किसी एक बेहतर को चुनने में। ठीक है, जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई तुम्हारा 22 फरवरी को पेपर लेगी, लेकिन रिजल्ट कब देगी, जून में, क्योंकि उसे पता है कि भाई जो अभी सामने से पढ़ रहे हैं ना वही बेस्ट वन है और उनको लाखों में से चुनने में बहुत टाइम लगेगा। क्लियर। तो देखा जाए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखा जाए कई बार जो प्लानर प्लान बना के जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में भी ये प्लान काम कर गया था, पास्ट एक्सपीरियंस से लगता है कि ये प्लान हमने वहां भी यूज किया था, वहां भी काम कर गया था, सक्सेस मिली थी। बट कई बार उनका मानना गलत निकल जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो चीज पास्ट में काम करी वो यहां भी कर जाए। ठीक है, तो देखा जाए उन्हें कई बार ऐसा गलत अजम्पशंस फील होती हैं जिसकी वजह से प्लान भी क्या बन जाता है, गलत बन जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कभी भी आपको गारंटी सक्सेस नहीं देता कि लास्ट टाइम हुआ था तो इस टाइम भी होगा, जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, तो जो 10th में नहीं हो पाया था ना वो इस टाइम जरूर होगा, मैं दूंगा गारंटी। ठीक है, अब चलते हैं भाई प्लानिंग के प्रोसेस पे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पेपर में कई बार आ जाता है। ठीक है, देखना। तो भाई एक ऐसा टॉपिक जो अब हम करने जा रहे हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने भी 2016 में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बैठ के दिया है। 6 नंबर का आया था कि आप प्लानिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करके दिखाओ और पूरे के पूरे 6 नंबर ले जाओ। ठीक है, और भगवान से कहता हूं भाई तुम्हारे पेपर में भी आए। ठीक है, तो तुम्हारे पेपर में आए और इससे पहले कि तुम इसे कर लो। ठीक है, और हो सकता है आ ही जाए, बहुत ईजी है। यहाँ पे स्टेप 1 से लेकर 7 तक लिखे हैं और इसे ऐसे का ऐसे ही करना होता है, क्योंकि स्टेप्स जो है ना वो एक के बाद एक होते हैं, बीच बीच में नहीं होते। क्लियर। तो प्लानिंग प्रोसेस में पहला क्या आता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें प्लानिंग जिस चीज की करनी है, ठीक है, प्लानिंग बेसिकली किसी चीज को अचीव करने के लिए करी जाती है, तो आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्टिव को बना लेते हो। जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी मेथड है, जितने भी पॉलिसीज है और प्रोसीजर है, वो सब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट कैसे, स्पेसिफिक,
मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ठीक है, तो ये स्मार्ट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। अगर उसमें ये सारी चीजें, तो इट मींस आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्मार्ट है। क्लियर। स्टेप 2 में आता है डेवलपिंग प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ तरीके की अजम्पशंस होती है। ठीक है, ये एक तरीके की अजम्पशंस है जो फ्यूचर के प्लान्स को दिमाग में रखते हुए बनाई जाती है। ठीक है, और ये जो डेवलपिंग प्रीमाइसिस है, ये आपको क्या करता है, ये आपको फ्यूचर के प्लान बनाने में हेल्प करता है, सिर्फ पास्ट की अपनी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगर आप पास्ट के कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है, या फिर आपने कुछ भी ऐसा बाहर से पता कर लिया, तो इट मींस आपने कुछ एज्यूम कर लिया, तो पास्ट की आपकी प्रिडिक्शन, मतलब आपकी फ्यूचर की प्रिडिक्शन और पास्ट की जो आपके एक्सपीरियंस है उनको मिला के आप प्रीमाइसिस को डेवलप कर लेते हो। ठीक है, कि हमारे फ्यूचर में कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया आपका डेवलपिंग प्रीमाइसिस। जरूरी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ अजम्पशंस बनाते हो अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए। बेसिकली अजम्पशंस होती है। स्टेप 3 आता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, यहां पर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव में आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, अपनी 10% सेल को बढ़ाएंगे। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने सारे अल्टरनेटिव है, उन सबकी एक लिस्ट बना लोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लिस्ट द वेरियस अल्टरनेटिव। जैसे मान लो कि आप वेरियस और ज्यादा मतलब प्रोडक्ट को ऐड करने वाले हो, ठीक है, जिससे कि आपकी सेल इंक्रीज हो जाए, या फिर आप लोगों को डिस्काउंट दोगे, एडवर्टीजमेंट पे और ज्यादा खर्चा करोगे, तो ये वेरियस अल्टरनेटिव हो गए। ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इसीलिए इसको बोला जाता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। क्लियर। अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। मैंने ये सारे अल्टरनेटिव यहां पे लिस्ट कर लिए हैं थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको एक एक करके इवैल्यूएट करूंगा, चेक करूंगा कि कौन सा इसमें से बेस्ट है। और बेस्ट अल्टरनेटिव वही होता है जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फीजिबल होता है। मतलब एक तरीके से कंपनी उसको अच्छे से ले सकती है, आराम से उसका यूज कर सकती है, और उसकी मतलब एक तरीके से लाइन के बाहर नहीं है। ठीक है, इतना अमाउंट भी नहीं लगने वाला और उसके लिए फायदेमंद भी होगा, फीजिबल होना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव समझ में आ गया, सबको इसमें से चेक कर लिया और जो फीजिबल था वो आपने चुन लिया। अब है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। मतलब बेसिकली यहां पे सिर्फ इवैल्यूएट करते हैं। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव अगला पार्ट है। स्टेप 5 में आप क्या करोगे, अगर आपने इन सबको इवैल्यूएट कर लिया है तो आप उसे क्या करने वाले हो, सेलेक्ट करने वाले हो। और सेलेक्ट आप उसी अल्टरनेटिव को करोगे जो आपके लिए फीजिबल है, एडेप्टेबल है, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, आपकी सेल बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो इट मींस आपके उस अल्टरनेटिव में वो सारे फीचर होने चाहिए जो आप चाहते थे कि आपके प्लान में हो। उसके बाद आता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने प्लान बना लिया, आप स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक आ गए कि ये सारे काम आपने कर लिए, लेकिन ये काम करे क्यों जाते हैं, सारी प्लानिंग करी जाती है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और इंप्लीमेंट करने के टाइम पे मैनेजर क्या करता है, अपनी पूरी ये राम गाथा किसको सुनाता है, अपने एम्प्लॉयज को बताता है, क्योंकि वही तो वो लोग हैं जिनको हमारे प्लान को सही में एक प्रैक्टिकल रूप देना है। ठीक है, क्योंकि वही तो हमारे प्लान पे काम करने वाले हैं। तो इस टाइम पे वो अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए सारे एम्प्लॉयज को हर एक चीज को क्या करता है, उनकी उनकी ड्यूटी बताता जाता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने रिसोर्सेज को बांटना स्टार्ट कर देता है एज पर द प्लान। तो ये है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब लास्ट है आपका फॉलो अप। तो फॉलो अप की अगर मैं बात करूं, आपने प्लान बना लिया, लोगों को उसके बारे में बता दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। मैनेजर हाथ पे हाथ रख के बैठेगा नहीं। अब वो क्या करेगा, अब अगर प्लान शुरू हो गया, सब काम होना स्टार्ट हो गए, तो अब वो ऊपर ऊपर से नजर रखेगा कि क्या मेरा प्लान मेरे बनाए हुए चीजों के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। और अगर नहीं चल रहा है तो वहां वहां वो चेंजेस करता जाएगा और अपने प्लान को ट्रैक पे लाता जाएगा। तो ये है फॉलो अप। मतलब आप प्लान को छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यू प्रोसेस है, इसीलिए लगातार उसे क्या करते रहोगे, चेक करते रहोगे, और जो भी डेविएशंस आएंगी उनको तुरंत हटा के क्या करोगे, आगे बढ़ने दोगे, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंच पाओ। ये है आपका फॉलो अप। तो हमारा प्लानिंग प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे भाई जिस पे केस स्टडी आती है। ये हमारे कुछ सिंगल यूज प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है, और उनके कुछ टाइप्स है। उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, 2-2 3-3 करके समझेंगे और इस चैप्टर को साइड कर देंगे। क्लियर। तो भाई हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, जैसे अभी तक तुम वीडियो में बने रहे हो, अभी भी थोड़ा सा बने रहो। ठीक है, थक मैं भी गया हूं, तुम भी थक गए हो, लेकिन बात यहाँ थकने की है ही नहीं। ठीक है, बात यहाँ उनको थकाने की है जब वो कॉपी चेक करते करते ही थक जाएंगे। यार कितने मार्क्स हो रहे हैं इसके, पता ही नहीं लग रहा हमें, इतने मार्क्स गेन करने हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है भाई प्लान्स। प्लान क्या होते हैं, एक तरीके की आउटलाइन, एक तरीके का मैप, जिसमें आप क्या है ना, एक तरीके का अपने खुद के स्टेप्स डिसाइड करके और बना के वहां पे लिखते हो कि ऐसे ऐसे करके हमें अपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या करना है, अचीव करना है। और ये क्या है ना, ये बहुत तरीके के होते हैं। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, और देखा जाए एक ऐसे प्लान भी होते हैं जो रिपीटेडली यूज किए जाते हैं। और इन प्लान्स को बोलते क्या है, हमारे प्लान 2 टाइप के, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान।
ठीक है, तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, जो बेसिकली एक सिचुएशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जब एक प्रोजेक्ट के लिए किसी प्लान को या किसी स्ट्रेटेजी को बना लिया जाता है और जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाता है और वो खत्म, वहीं पे उसका यूज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे ही वो टारगेट अचीव हुआ तो उस प्लान का मतलब क्या है, खत्म, कोई भी नहीं है, मतलब आगे वो काम करेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं स्टैंडिंग प्लान की बात करूं ना, तो भाई ये खड़े रहते हैं। ठीक है, ये अड़े रहते हैं अपनी जगह पे। आपने अगर इसको यूज किया है किसी बिजनेस में या किसी कोर्स ऑफ एक्शन में, तो अगर आपको आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद भी ये लॉन्ग पीरियड तक यूज होते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, इसमें नेसेसरी चेंज करने। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया कि ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और ये बिजनेस के कोर्स ऑफ एक्शन में या फिर बिजनेस पीरियड में यूज किए जाते हैं लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, बिजनेस पीरियड में कब तक, लॉन्ग टाइम तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव की, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, सिंगल यूज प्लान ना जब एक बार यूज हो गए, ठीक है, एक बार यूज हो गए तो फ्यूचर में इसको वापस से यूज नहीं किया जाएगा। मतलब ये रिपीटेडली यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या नहीं होंगे, रिपीटेडली यूज नहीं होंगे। बस इनका ऑब्जेक्टिव वहीं तक सीमित है जिसके लिए इन्हें बनाया गया था। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो ये रिपीटेड है। ठीक है, ये क्या है, रिपीटेड है और रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब ये बार बार यूज होते रहते हैं और लंबे समय तक बिजनेस में साथ रहते हैं। बस आपको क्या करना है, आगे आने वाले अपने प्लान्स में सिर्फ इसमें थोड़े से चेंजेस करने और उसको वापस से यूज करना है। फिर अगर मैं बात करूं स्कोप की, तो ये काफी नैरो है। ठीक है, नैरो बेसिकली देखा जाए तो जैसे ही आपका टारगेट आपको मिला, ठीक है, बस वहीं पे इनका काम खत्म। ठीक है, तो मतलब ये एक शॉर्ट पीरियड तक ही काम आते हैं और एक काम के लिए ही बनाए जाते हैं, इसीलिए ये नैरो है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये ब्रॉड कंसेप्ट है। आपने जो प्लान बनाया था सबसे पहले, ठीक है, और वापस से आपको एक और प्लान की जरूरत है, तो आप अपने पुराने वाले प्लान में थोड़े से चेंज कर दो, उसी को यूज कर दो, तो ये हर जगह यूज हो जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, ब्रॉड होगा। जो एक जगह यूज होंगे वो नैरो कंसेप्ट है, जो हर जगह यूज हो जाएंगे थोड़े से चेंजेस करके, वो ब्रॉड कंसेप्ट है। फिर बात करूं स्टेबिलिटी की, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कुछ टाइम तक रहती है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कुछ टाइम तक रहती है, लेकिन ये स्टेबल है नेचर में, ये बिजनेस के साथ खड़े रहते हैं और जितने भी प्लान डेवलप होते हैं उसके सपोर्ट में रहते हैं। ठीक है, बट ये सपोर्ट में नहीं रहते, इसे हमेशा बार बार हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इसमें नहीं है, नो, और यहां पर स्टेबिलिटी है आपके पास। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कैश बजट है आपका। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट, हमारी जो कंपनी है वो हर साल कैश बजट बनाती है। ठीक है, तो बजट बनने के बाद अगले साल का दोबारा बनेगा, मतलब एक साल का काम पूरा, वो प्लान खत्म हो गया हमारा, इसीलिए वो सिंगल यूज है, एक बार यूज करने के बाद नहीं होगा। बट इसकी अगर मैं बात करूं कि आपके पास स्टैंडिंग प्लान क्या होंगे, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। अगर मैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात करूं तो ये क्या है, हर कंपनी के सेम होते हैं। ठीक है, मतलब जिस कंपनी ने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का कर रखा है, तो बार बार उसी प्रोसेस के थ्रू वो अपने लोगों को भर्ती करेगी। क्लियर है, तो प्रोसेस क्या है, सेम है। तो ये वो प्लान है जो लगातार क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये थे आपके सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। अब मैं आपको सबसे पहले सिंगल यूज प्लान के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आती है, 5-10 मिनट की बात और है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो भाई मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं कि हमारे सिंगल यूज प्लान कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के सिंगल यूज प्लान है, एक हमारे पास प्रोग्राम है और एक हमारे पास बजट है। सबसे पहले ना बजट बता देता हूं। ठीक है, कोई भी केस स्टडी आए, बजट की सिर्फ एक ही पहचान है कि ये किसमें होता है, न्यूमेरिकल टर्म में होता है। किसमें होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। हमेशा मेजरेबल होता है। कैसा होता है, मेजरेबल, मतलब आप इसको नाप सकते हो। अगर ये न्यूमेरिकल है तो ये मेजरेबल तो होना ही होना है। ठीक है, और देखा जाए कंपनी जैसे कैश बजट बनाती है, ठीक है, या अपना जिसको हम फाइनेंशियल बजट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी बेसिकली ऐसी चीजें बनाती है जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं। एक स्टेटमेंट है एक तरीके की। ठीक है, बजट एक तरीके की स्टेटमेंट है जो न्यूमेरिकल टर्म में होती है, मेजरेबल होती है, जैसे फाइनेंशियल बजट हो गया आपका। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल चीजों पे ही बजट बनाती है, वो कैपिटल बजट भी बना सकती है। ठीक है, कैपिटल को रेज करने के लिए। तो सिंपल सी चीज केस स्टडी में कभी भी दिखे ना, उसमें पूछा गया कि टाइप्स ऑफ प्लान को लाइंस के आउट करके बताओ। पहली चीज ढूंढो कि कोई न्यूमेरिकल टर्म तो नहीं दी हुई, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, ये न्यूमेरिकल टर्म है। अगर ऐसा लिखा है ना, उस लाइन को क्यूट करके लिख दो बजट, 1 मार्क्स वहीं के वहीं आ गया। क्लियर हो गया ये। उसके बाद बात करें प्रोग्राम की। भाई प्रोग्राम क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन है। किसका, ये कॉम्बिनेशन है भाई ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद पॉलिसीज का। ऑब्जेक्टिव की बात करें, पॉलिसी, फिर आ गया प्रोसीजर, फिर आ गया भाई आपके रूल्स,
ठीक है, और टास्क। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, इन सब चीजों से मिलकर आपका प्रोग्राम बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया बहुत सारे प्रोग्राम्स का। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, ये हमें सिस्टमैटिक वर्किंग करने में हेल्प करता है, सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मदद से ही कंपनी में सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही होती है, इसी को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके का रिलेशनशिप क्रिएट करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है किसके बीच में, पॉलिसीज के बीच में, प्रोसीजर्स के बीच में, और हमारे गोल्स के बीच में। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बनाता है पॉलिसी, प्रोसीजर और गोल्स का। तीन चीजें पता लगी कि ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, इन सबका कॉम्बिनेशन प्रोग्राम कहलाता है। सिस्टमैटिक वर्किंग करने में हेल्प करता है, रिलेशनशिप बनाता है पॉलिसी, प्रोसीजर और गोल्स के बीच में। क्लियर। अब देखा जाए जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो हमेशा प्राइमरी गोल बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक गोल बना देंगे और उसी गोल, मतलब एक प्राइमरी प्रोग्राम बना देंगे, उसी प्रोग्राम को अचीव करने के लिए जो इनके मिडिल लेवल वाले या लोअर लेवल वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, इसी के सपोर्टिव प्रोग्राम बनाते हैं। सपोर्टिव प्रोग्राम सिर्फ किसको सपोर्ट करने के लिए, प्राइमरी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, जो कि टॉप लेवल वालों ने बनाया है। और ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हमारी जो कंपनी है बहुत स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। जैसे इसके एग्जांपल है कि कोई मॉल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मॉल, ठीक है, या फिर ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट, तो उसमें जो चीजें होंगी ना वो सबका कॉम्बिनेशन होगी। तो प्रोग्राम इन सबका कॉम्बिनेशन होगा, उसमें सारी चीजें होती हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव भी, पॉलिसीज भी, प्रोसीजर भी, सब कुछ। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना कि यहां पर ये ओपन हुआ है और ये सारी चीजें करनी है, भाई उस लाइन को उठाओ और लिख दो प्रोग्राम, 1 मार्क्स और मिल गया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा सिर्फ किसके बारे में, स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में, और हमारा चैप्टर खत्म। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई मैंने तुमको बता दिया था कि भाई तुम्हारे सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं। ठीक है, सिंगल यूज प्लान तुम्हें अच्छे से पता है भाई, जो चीजें सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाई गई थी और उस सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हो, मतलब आपके वो कौन से प्लान थे, सिंगल यूज प्लान थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका दूसरा टाइप भी आता है, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में भाई, स्टैंडिंग वर्ड का मतलब ही है खड़े रहेंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान होते हैं जो बार बार रिपीटेडली किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। मतलब जब जब कंपनी में वही सिचुएशन वापस आएगी तो हम उसी प्लान में थोड़े से चेंजेस लाके क्या कर देंगे, उसको अप्लाई कर देंगे। मैंने आपको सिंगल यूज प्लान 2 बता दिए थे, कौन कौन से बता दिए थे, ठीक है, वो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना कौन कौन से बताए थे। ठीक है, एक तो मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया था, ठीक है, और एक कोई था जो मैंने आपको बता दिया था, एक बार अभी तो याद नहीं आ रहा है लेकिन देख लेना। स्टैंडिंग प्लान की अगर मैं बात करूं, हमारे पास है भाई पहला प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है भाई, किसी भी चीज को करने के जो स्टेप्स होते हैं ना, मतलब बेसिकली एक तरीके का सीक्वेंस जिससे करके आप क्या करते हो, अपने टारगेट को अचीव करते हो। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर होता है कि पहले ये करना है, देन ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये क्या है, इसी को तो प्रोसीजर बोलते हैं। और ये किस चीज में काम आता है, ये कंपनी में इस चीज में हेल्प करता है कि इंप्लॉयज को पहले से पता होता है, आप पहले से ही उनको बता देते हो कि ऐसे ऐसे इन स्टेप को परफॉर्म करके आपको वहां पे पहुंचना है। तो प्रोसीजर बेसिकली क्या है, किसी काम को सीक्वेंस में या स्टेप में करने का तरीका। फिर आता है मेथड। मेथड क्या होता है, किसी भी काम को करने का तरीका। वो होता है किसी काम को स्टेप वाइज करने का तरीका। मेथड होता है वे ऑफ डूइंग द जॉब, मतलब आप किसी काम को किस तरीके से करते हो। और ये तरीका उन्होंने पहले से एडवांस में बनाया होता है। मतलब बेसिकली ना मेथड हमें ये बताता है किसी काम को कैसे करना है, एडवांस में ही हमें पता चल जाता है। और मैनेजर क्या करता है, पहले से ये चीजें सोच के चलता है और एक तरीका पहले से बना देता है कि इस काम को इसी तरीके से किया जाएगा। इससे एम्प्लॉयज के माइंड में क्लैरिटी रहती है, ठीक है, कि उन्हें करना क्या है। और ये सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को अप्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेथड बेसिकली क्या है, किसी भी काम को करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर वे से ही काम किया जा रहा है तो इट मींस वो अपना मेथड अप्लाई कर रहे हैं। प्रोसीजर और मेथड में अंतर आपको पता लग गया कि प्रोसीजर क्या है, किसी काम को स्टेप वाइज करने का तरीका। पहले ये देन ये देन ये, मतलब एक तरीके का सीक्वेंस है। बस इतना याद रखना, अगर कोई भी काम सीक्वेंस में हो रहा है तो आप समझ जाना कि वहां प्रोसीजर लगने वाला है। ठीक है, और देखा जाए इस सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होंगे। उन स्टेप्स को करने के जो तरीके हैं, वे ऑफ डूइंग द जॉब, वो क्या कहलाएगा, आपका मेथड कहलाएगा। ठीक है, तो मेथड है वे ऑफ डूइंग द जॉब और प्रोसीजर है आपका किसी भी काम को किस सीक्वेंस से करना है आपको। क्लियर होगी ये चीज। अब मैं आपको बताऊंगा रूल्स के बारे में। तो रूल्स आपको क्या बताते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन प्लान बताते हैं किसी भी कंपनी के। ठीक है, जैसे रूल्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जो काफी ज्यादा रिजिड होती है
और रूल से हमें क्या पता लगता है कि इसकी जो पेनल्टी होती है वो जरूर लगती ही लगती है। आप स्कूल में जाओ, ठीक है, स्कूल में लिखा होता है कि आप यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है, यहां पर थूकना मना है या कूड़ा फेंकना मना है। तो अगर आप वैसा करोगे तो आपके उड़ता हुआ एक चांटा आएगा, ठीक है। तो चांटा क्यों आएगा? क्योंकि वो आपकी एक पेनल्टी होगी, वहां पे लिखा है ना, एक स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो भाई वो एक्शन और नॉन एक्शन प्लान बताते हैं, और वो ये नहीं कि आप करोगे तो आपको ही मारा जाएगा, कोई दूसरा भी करेगा ना तो उसके लिए उस तरीके की पेनल्टी दी जाएगी। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे बदला नहीं जा सकता और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाती है, और ये डिसिप्लिन क्रिएट करती है इन्वायरमेंट में, क्योंकि इनको बदला नहीं जाएगा तो इसको सब फॉलो करेंगे। तो ये हो गई आपकी रूल्स, जैसे नो स्मोकिंग, ठीक है, नो स्पिटिंग, ये सारी चीजें। उसके बाद पॉलिसीज आती है। पॉलिसीज क्या है? एक कस्टमाइज वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ठीक है। जैसे कस्टमाइज वे का मतलब है एक कंपनी ने पहले से अपना एक तरीका बना लिया है कि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी, ठीक है, फ्यूचर में कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारी ये पॉलिसी है और हम इसको ऐसे हैंडल करते हैं, ठीक है। इन्होंने भी एडवांस में सोच रखा है कि जब भी ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे टैकल करेंगे। इससे क्या होता है? इससे मैनेजर को अपनी डिसीजन मेकिंग में बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हर कंपनी में ऐसा होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं भी अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, यहां पर भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे अब कैसी सिचुएशन बताऊं, मानो एक स्कूल में एक बच्चा गया पढ़ने के लिए, ठीक है, उसने एडमिशन लिया, 1 महीने में से ना 20 दिन पढ़ के गया है, और पहले से ही अब उन्होंने, उसके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, हमने जितनी 2 महीने की फीस दी है वो वापस कर दो आप। तो स्कूल वाले वहां पे क्या बोलेंगे? हमारी पॉलिसी है जब बच्चा एडमिट होगा तो 2 महीने की फीस तो जाएगी ही जाएगी, चाहे वो 1 दिन बाद स्कूल छोड़ दे या 10 दिन बाद छोड़े, ठीक है। तो पॉलिसी क्या है? ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, ठीक, एक बच्चा आया और 20 दिन में जा रहा है स्कूल छोड़ के, ठीक है। तो एक ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना रखी है, और उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो इस सिचुएशन को क्या करेंगे? हैंडल करेंगे। तो हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, और उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? चलते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ट्राई कर लो, कोई भी चीज आप खरीदते हो जब भी उसमें कोई दिक्कत आती है और रिफंड नहीं मिल रहा है, आप बहस करोगे, वो बोलेंगे सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम ऐसे ही डील करते हैं। तो ये पॉलिसी, उसी पॉलिसी की बात करते हैं वो लोग, ठीक है। तो एक कस्टमाइज वे जिससे वो हर एक प्रॉब्लम को जो अनएक्सपेक्टेड होती है उसको क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। क्लियर होगी ये चीज? तो ये हो गए आपके सारे स्टैंडिंग प्लान। प्रोसीजर सीक्वेंस में चलता है, मेथड ये सीक्वेंस में जो स्टेप आते हैं उनका एक बेस्ट वे निकालता है किसी काम को करने का तरीका। रूल्स एक रिजिड स्टेटमेंट है, पॉलिसी क्या है? एक कस्टमाइज वे है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। क्लियर हो गई ये चीज? स्टैंडिंग और सिंगल यूज तो खत्म हो गए। दो ऐसी चीजें भी हैं जो ना ही सिंगल यूज में आती है ना ही स्टैंडिंग प्लान में आती है। जैसे मैं बात करूं स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्टिव को जब हमें अचीव करना होता है तो हम क्या करते हैं? प्री डिटरमाइंड प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब देखा जाए जो हम पहले से सोच के चल रहे हैं ना, जैसे इंडिया जब मैच खेलने उतरती है तो वो देखा है झुंड बना के बातें करते हैं। इट मींस वो क्या बनाते हैं? अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को, वर्ल्ड कप को जीतने का तरीका क्या है। मैं तो बोलता हूं जून में जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था ना, उस टाइम की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत तगड़ी थी, ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी काम आई तभी तो हम वर्ल्ड कप जीत पाए, ठीक है, इतने सालों बाद। तो बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है? एक ऐसा प्लान, एक ऐसा तरीका, प्री डिटरमाइंड प्लान, जिससे कि हम किसको अचीव कर लेते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये प्लान्स क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव पे क्या कर पाए? पहुंच पाए। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज का एंड रिजल्ट। आपकी प्लानिंग का एंड रिजल्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो देखा जाए आप प्लानिंग करते क्यों हो? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है आपका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हो आप ये काम, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और देखा जाए ऑब्जेक्टिव में हमें ये पता लगता है कि हमें व्हाट इज टू बी डन, हमें करना क्या है। और ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना। स्मार्ट की अगर मैं बात करूं, आप लिख के आ जाओगे ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। जैसे स्मार्ट में क्या है? स्पेसिफिक, एम में क्या है? मेजरेबल, ए में क्या है? अचीवेबल, आर में क्या है? रेलिवेंट, और टी में क्या है? टाइम बाउंड, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया कि प्लानिंग में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो, वीडियो पूरा देख लेना। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट था, केस स्टडी आ जाती है क्यूटिंग द लाइंस वाली, ठीक है। तो आराम से अपने पेपर की तैयारी करते रहो, वीडियोस आती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उसे कर लो आराम से। पीवाईक्यूज है और साथ साथ आगे बढ़ते रहो, ठीक है। 22 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, बट भाई मैं साथ खड़ा हूं,
देख लेके आएंगे पूरे 100 में से 100 की तैयारी है इस बार की। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं भाई, बिजनेस में 100 में से 100 लाना बहुत आसान है और इस बार का पेपर इजी आएगा, तुम देख लेना। तुम पेपर पढ़ोगे खुश हो जाओगे कि हाँ मैं तो तैयारी करके आया हूँ। क्लियर? तो बने रहो, बेस्ट ऑफ लक।